नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे पूछा जा रहा है, 65 में पूछा जा रहा है यदि 2k - 1 और k समीकरण 10x - 9y = 12 हो, तो यहां पे पूछा जा रहा है तो k कितना आ जाएगा, ये यहां पे k का डायरेक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये किस ऑप्शन में आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। यहां पे क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा जा रहा है जो 5x² प्लस का 7x - 9 = 0, तो d पूछा जा रहा है कि d क्या होगा। तो 66 हम लोग यहां पे 66 के आंसर पे चलते हैं। आंसर में देखो कि यहां पे सबसे पहले आपको इक्वेशन क्या दिया गया, 5x² प्लस का 7x और -9 = 0। आपसे d पूछा जा रहा है, d के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, d स्क्वायर का d = क्या फॉर्मूला होता है, b²। यहां पे d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। इसका मतलब यहां पे देखो कि सबसे पहले आप abc फाइंड कर लो कि abc कितना है। हम लोग पहले abc को देख लेते हैं। ये रहा हम लोग का a किसके इक्वल है, a आपको दिया गया 5 के इक्वल। b कितना है, b = आपको दिया गया 7 और c = कितना है, c = दिया गया -9। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, d पूछा जा रहा है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है b² और -4ac, b² - 4ac। अब b² कहने का मतलब कितना हो गया, 7 का स्क्वायर, और -4ac का मतलब हो गया 4 × 5 × -9। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको तो हम लिख सकते हैं 49, और इसको लिख सकते हैं माइनस का, ये आ जाएगा माइनस प्लस, 5 4 जा 20 और 29 जा 180, 20 में 180 होता है। अब इस दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा 8 4 12 का 2 कैरी 1 1 1 2, ये कितना आ गया, 229 आ गया। 229 किस ऑप्शन में है, ये आपको दिया गया 229 ऑप्शन नंबर डी में। इसका मतलब 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे पूछा जा रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण x² + 4x + k = 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। तो ये कब होगा, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में दे गया k बड़ा होगा 4 से, दूसरा दिया गया k छोटा होगा 4 से, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका मतलब 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे पूछा जा रहा है, 68 में आपको क्या दिया गया है, यहां आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। तो अब बताओ कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, आपको पता होगा कि इसका योग क्या होता है, n² होता है। इसका योग क्या होता है, n²। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, और ये क्या दिया गया, n² दिया गया। इसका मतलब 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी 14 7 10 और का 18वें पद का मान क्या होगा। यहां पे देखो सबसे पहले ये समानांतर श्रेणी में है ही नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि सर्वांतर जो होना चाहिए समांतर श्रेणी में हम उसी को मान सकते हैं जिसका सर्वांतर हमेशा एक जैसा हो। यहां पे देखो कि अगर 7 में से 14 को माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा, और यहां पे 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो दिया गया ये समांतर श्रेणी में है ही नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल करो। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा जा रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी 60 डिग्री के होते हैं। यहां पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। पहला दिया गया समरूप, दूसरा दिया गया सर्वांगसम, तीसरा दिया गया समानुपाती और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो क्या होंगे, जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे सब समरूप होंगे। समरूप का मतलब क्या होगा, एक तरह के। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर्वांगसम तो नहीं हो सकते। ओके, यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के। तो पहले आप त्रिभुज एबीसी बना लो, ये होगा हम लोगों का त्रिभुज एबीसी। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज एबीसी है।
ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, एबीसी आ गया। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के, इसका मतलब डीई मान लो यहां पे है, ये रहा डी और ये रहा ई, और ये समानांतर किसके है? बीसी के है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एडी 5 आपको दिया गया, एडी कितना दिया गया? 5 दिया गया, और डीबी कितना दिया गया? डीबी 3 दिया गया, और एई आप बट्टा एसी आपसे पूछा जा रहा है, एई अब बट्टा एसी। अब आप एक चीज हमको बताओ कि जब आपको ये पता है तो यहां पे क्या होता है? थेल्स प्रमेय लग जाता है। कहने का मतलब ये होगा कि एडी और बट्टा डीबी जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा एई अब बट्टा ईसी के, एई बट्टा ईसी के। अब यहां पे देखो आपको क्या सब दिया गया? आपको एई और एई बट्टा ईसी का रेशियो ये आ जाएगा, एई अब बट्टा ईसी। अब बताओ कि एडी कितना है? एडी आपको 5 दिया गया, डीबी कितना है? डीबी 3 दिया गया, इसका मतलब एई अब बट्टा ईसी इक्वल्स टू कितना आ गया? एई बट्टा ईसी आ गया 5/3। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि आप बताओ कि एई बट्टा एसी क्या होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है एई और बट्टा का एसी, एसी। अब देखो फिगर पे आ जाओ, जब हम एई की बात करते हैं ये तो एई सिंगल ही है, यहां पे एई लिख लो इसको ऐसे ही, और फिर से देखो फिगर पे जब हम एसी की बात कर रहे हैं, एसी मतलब यहां से यहां तक है, इसको क्या लिख सकते हैं? एई प्लस ईसी करेंगे तब एसी बनेगा, इसको लिख लो एई और प्लस का ईसी। ओके, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एई आपको कितना दिया गया है? तो एई तो एज इट इज रहने दो, एई 5 के बराबर है, यहां पे 5 कर दो, और एई प्लस ईसी, एई तो 5 है और ईसी है 3, तो 5 अब प्लस 3 कितना हो गया? 8। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/8। 5/8 किस ऑप्शन में है? ये आपको दिया गया 5/8 ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, सॉरी 71 तो हो गया, अब चलते हैं 72 पे। 72 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बिंदु -3 -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब आपसे चतुर्थांश पूछा जा रहा है, आपको इतना पता होता है कि चतुर्थांश को ही हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। ये जो है यहां पे आप समझ लो। वैसे अभी अगर आप मॉडल सेट से एक्सप्लेन कर रहे हो या समझ रहे हो तो सबसे पहले आपको ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब पता होगा। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, और इसमें दोनों पॉजिटिव होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट जिसमें एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। इसको कहते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, जहां पे आपका एक्स भी निगेटिव होता है और वाई भी निगेटिव होता है। इसको हम लोग कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, या जो चतुर्थांश भी कहा जा सकता है, और इसमें जो है वो एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये तो आपको पता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया -3 और -2, इसका मतलब एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में। ये किस ऑप्शन में आ गया? ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 73। इसमें पूछा जा रहा है कि 3 बिंदु समरेख होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब बताओ कि जब समरेख की बातें हो रही है इसका मतलब एक ही रेखा पे तीनों बिंदु होगी। अब बताओ कि अगर एक ही रेखा पे तीनों बिंदु हो तो क्या त्रिभुज का बन पाना संभव है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब जिसमें त्रिभुज का संभव नहीं है बन पाना, तो पहला ऑप्शन में 0 आपको दिया गया, दूसरा ऑप्शन में 1 दिया गया, तीसरा में 2 दिया गया। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, और 0 ऑप्शन नंबर ए में है, तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा बराबर है। इसका मतलब साइन थीटा किसके बराबर है? ये तो फॉर्मूला है, इसके लिए आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब बताओ कि साइन थीटा किसके बराबर है? तो साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा का अपोजिट होता है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 1/कोसेक थीटा। ये आ गया 1/कोसेक थीटा, और 1/कोसेक थीटा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 3 थीटा इक्वल्स टू 90 तो कॉस थीटा बराबर होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया? अगर 3 थीटा 90 के बराबर है, 3 थीटा अगर 90 के बराबर है तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस थीटा क्या होगा।
कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट। इसका मतलब देखो कि अगर 3 थीटा 90 के बराबर है तो 1 थीटा क्या होगा, तो 90/3 के बराबर हो जाएगा। अगर 90/3 को हम लोग कहते हैं तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, थीटा 30 डिग्री के इक्वल हो गया। थीटा अगर 30 डिग्री के इक्वल हो गया तो कॉस थीटा का मतलब हो गया कि आपसे कॉस 30 डिग्री पूछा जा रहा है। आपको पता होगा कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू √3/2 होता है। इसका मतलब √3/2। अब ढूंढो कि √3/2 किस ऑप्शन में है, तो √3/2 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसका मतलब 75 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे पूछा जा रहा है कि tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री का मान होगा। पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या पूछा जा रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री इंटू, यहां पे इंटू का साइन है। इसके बाद पूछा जा रहा है tan 20 डिग्री, यह आ गया tan 20 डिग्री, और इसके बाद है tan 70 डिग्री, ये हो गया tan 70 डिग्री, और ये नेक्स्ट है आपके पास tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, ये रहा tan 75 डिग्री। अब देखो इसको बनाने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। tan 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा। सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा। इसको लिख दो cot थीटा, ये आ गया cot थीटा। अब देखो कि tan 90 माइनस थीटा तो आपको पता चल गया कि ये cot थीटा होता है। इसका मतलब यहां पे देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर बताओ कि tan 15 डिग्री है तो इसको अगर हम लोग चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना में से घटाएंगे तो ये 15 आ जाए। यहां पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर 90 में से कितना माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो ये अगर माइनस करते हैं, ये 90 माइनस 75, ये कितना हो जाएगा, 90 में से अगर हम लोग 75 माइनस करते हैं ये आ जाएगा 15। अब बताओ कि tan 15 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 75। दूसरा है आपका tan 20 डिग्री। अब बताओ कि tan 20 को क्या लिख सकते हो, tan 20 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 70, और आगे आपको दिया गया tan 70, इसको ऐसे ही रहने दो tan 70 डिग्री, और फिर है आपका प्लस का, नहीं इंटू है सब, यहां पे भी इंटू है, यहां भी इंटू है। तो अब आगे लिख दो आप tan 75, ये आ गया आपका 75 डिग्री। अब यहां पे देखो tan 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है cot थीटा, ये आ गया आपको cot 75 डिग्री, ये आ गया cot 75 डिग्री, और ये tan 90 माइनस थीटा, ये भी क्या आ गया cot थीटा, और ये भी आ गया कितना cot 70 डिग्री, cot 70 डिग्री आ गया। और आगे कितना है, आगे आपको दिया गया tan 70 डिग्री, और ये रहा प्लस का इंटू, मतलब गुना का साइन है, ये है tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री। अब जरा सा यहां देखो, अब बताओ cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cot थीटा को लिख सकते हो 1/tan थीटा। तो यहां पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 75 डिग्री, ये हो गया tan 75 डिग्री, और ये हो गया cot को क्या लिख सकते हैं 1/tan, ये आ गया tan 70 डिग्री, tan 70 डिग्री। और यहां पे आपको दिया गया, यहां पे इस क्रॉस को लिख लो, मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, ये आ गया आपको tan 70 डिग्री, ये tan 70 डिग्री, और ये फिर आगे में कितना है, ये है tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री। इसको आप यहां ब्रैकेट में लिख लो, यही फॉर्मूला का हम यहां पे यूज कर रहे हैं अभी। अब देखो कि tan 75 से tan 75 कैंसिल, tan 70 से tan 70 कैंसिल, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहां पे 1 आ गया। और 1 किस ऑप्शन में है, तो 76 के बी में आपका ऑप्शन है 1 का। इसका मतलब 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। 77 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, यदि 7 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 7 मीटर हो। अब कहने का मतलब एक घर है, सपोज करो कि ये घर है और इसका यहां छाया बन रहा है। मान लेते हैं कि ये घर है और इसके घर की ऊंचाई कितनी दी गई है, 7 मीटर दी गई है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि ऊंचे घर के छाया की लंबाई 7 मीटर है, इसका मतलब ये भी 7 मीटर दिया गया। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यह पूछा जा रहा है आपसे। इसका मतलब बताओ कि tan थीटा। अब बताओ कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाय बी। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाय बी। P के प्लेस पे कितना है? 7 है। B के प्लेस पे भी कितना है? 7 है। इसका मतलब 7/7 का मतलब 1 हो गया। अब बताओ कि टेन कितना का वैल्यू 1 होता है? तो जब आप टेन 45 डिग्री का मान निकालोगे आपको याद होगा कि ये किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल होता है। या ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इसको रहने दो टेन थीटा ही। ये रहा आपका टेन थीटा, ये रहा टेन थीटा, और 1 किसके इक्वल होता है? ये होता है टेन 45 डिग्री का मान 1। इसका मतलब 1 के जगह पे हम टेन 45 लिखते हैं। तो 10 से 10 को कैंसिल कर दो, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? थीटा इक्वल्स टू आ गया 45 डिग्री। और ये 45 डिग्री किस ऑप्शन में है? ये आपको दिया गया थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 में आपको दिया गया है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। अब वृत्त के केंद्र पे सपोज करो कि ये अगर हम लोगों का वृत्त है तो इसके केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनता है? सबको पता है कि वृत्त के केंद्र में 360 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब किस ऑप्शन में है 360? ये ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 में आपसे पूछा जा रहा है, यहां पे पहले समझो इस क्वेश्चन को, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे देखो, हम जूम करके आपको क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ज्योमेट्री का है, सर्किल का क्वेश्चन है। यहां पे देखो, इसको समझने की कोशिश करो। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में एंगल POQ, POQ कहने का मतलब क्या हो गया? यहां पे समझो कि जब हम POQ की बात करते हैं, ये रहा आपका POQ, ये रहा P, ये रहा O और ये रहा Q, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। और रहा PTQ, PTQ कहने का मतलब PTQ किसके बराबर होगा? अब आपको पता होता है कि ये जो त्रिज्या होता है ये यहाँ पे स्पर्श रेखा पे जो होता है वो लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। इसका मतलब यहां भी 90 डिग्री बन रहा होगा, यहां भी 90 डिग्री बन रहा होगा। 90 और 90 मिलकर के कितना हो गया? 180। आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज के चारों कोनों का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अब आपको देखो, यहां दो एंगल मिलकर के ही आपको कितना मिल गया? 180 मिल गया। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एंगल POQ अब प्लस का एंगल एक POQ हो गया और एक एंगल PTQ दिया गया, PTQ, ये दोनों का सम कितना होगा? आपको तो हमने बताया कि दो एंगल को दिखाए कि दो एंगल चतुर्भुज के दो एंगल मिलकर के 180 के हो गए। इसका मतलब दो एंगल जो बचा, इस दोनों का भी सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री किस ऑप्शन में है? ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। इसका मतलब 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे पूछा जा रहा है, यहां पे पहले क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो मतलब कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। कहने का मतलब क्या? पहले क्वेश्चन समझो। कहा जा रहा है कि एक वृत्त है, सपोज करो कि इस तरह का कोई वृत्त होगा, ये हम लोग का वृत्त हो गया, इसको हम लोग इसका सेंटर मान लेते हैं। और कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अब इसका त्रिज्या कितना दिया गया? 6 सेंटीमीटर, रहने दो। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, मान लेते हैं कि ये जो है ये कोई बिंदु है, इसको आप P मान लो और ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है। इसको हम लोग कोई वस्तु मान लिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, आपसे ये पूछा जा रहा है। और आपको पता होता है कि ये कभी भी जो होता है, यहां पे कितना का एंगल फॉर्मेशन होता है? 90 डिग्री का। इसका मतलब यहां पे एक आपको समकोण त्रिभुज मिल गया। और आपको रेडियस कितना दिया गया? रेडियस दिया गया आपको 6 सेंटीमीटर। ये कितना दिया गया? 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि किसी भी, अब अगर हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, आप इसको A मान लो और इसको B मान लो। इसको हम लोग A मान लिए, इसको B मान लिए। यहां पे क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका मतलब कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आधार स्क्वायर अब प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कर दो, अब प्लस का लंब का स्क्वायर, ये आ गया लंब का स्क्वायर। यहां तक आपका क्लियर है? कर्ण देखो, कर्ण क्या है? ये है BP,
इसका मतलब बीपी का जो स्क्वायर होगा, यहाँ पे नहीं, ये कर्ण, यहाँ पे कर्ण जो है ये यहाँ पे एपी है, इसको आप एपी कर लो पहले, क्योंकि आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री अगर यहाँ है, इसके सामने कौन सा है, एपी साइड है, इसका मतलब एपी का जो स्क्वायर होगा ये इक्वल किसके हो जाएगा, तो आधार, आधार क्या हो जाएगा, तो इसमें से किसी एक को आधार और किसी एक को लंब मान लो। हम लोग आधार मान लेते हैं एबी को, ये आ जाएगा एबी का स्क्वायर, और प्लस लंब मान लेते हैं बीपी को, ये हो जाएगा बीपी का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिगर पे आ जाओ, अगर आपको एपी का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 8 का स्क्वायर, और इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर कितना दिया गया, 6 का स्क्वायर, इसको 6 का स्क्वायर कर दो, और बीपी का स्क्वायर आपको नहीं पता है, इसको एज इट इज रहने दो। इसका मतलब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं, 8 64, माइनस कर लो इस तरफ, 6 36, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये बीपी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको माइनस करेंगे, 14 में से 6 गया तो 8, और ये कितना बच गया, 5 में से 3 गया तो 2, तो यहाँ पे बीपी जो है ये बीपी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया आपको 28। यहाँ पे इसको लिख लो, आपको कितना आ गया, बीपी स्क्वायर जो है ये इक्वल हो गया किसके, 28 के। इसका मतलब अगर बीपी का वैल्यू आप फाइंड करते हो, बीपी हो जाएगा √28। अब बताओ √28 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 से 14, 2 से 7, और ये हो गया 7। अब बताओ 7 दूना 14 दूना 28, 2 × 2 × 7 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि रूट से बाहर कब होगा, जब पेयर में आएगा, इसका मतलब 2 बाहर आ गया और √7 अंदर में रह गया। 2√7 किस ऑप्शन में है, ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। इसका मतलब 80 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये यूनिट इसका सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 देखो, पहले क्वेश्चन समझो। यहां पे कह रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात x² इज टू y² है। क्वेश्चन कह रहे कि उसकी त्रिज्या का अनुपात होगा। अगर आपको याद रखना कि अगर वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाए और त्रिज्या का अनुपात पूछा जाए तो डायरेक्ट इसके स्क्वायर को हम लोग हटा देंगे। यहाँ पे x² और y² दिया गया तो इसके त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, x/y, और x/y ऑप्शन नंबर ए में है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x/y। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे पूछा जा रहा है, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा जा रहा है कि r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होती है। अब देखो कि आपसे अर्धवृत्त की परिमिति पूछा जा रहा है, तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है। तो अब सपोज करो कि ये जो है ये कोई अर्धवृत्त है, हम लोग मान लेते हैं यहां पे आपको समझाने के लिए कि ये कोई क्या है, अर्धवृत्त है। अगर हम अर्धवृत्त के बारे में बात करते हैं, ये मान लेते हैं कि कोई अर्धवृत्त है, ये हम लोग का क्या होता है, ये वृत्त का सेंटर होता है। और आपको पता है कि अगर हम लोग पूरा वृत्त का अगर परिमिति फाइंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो अगर आधा वृत्त का पता करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, πr आ जाएगा। πr आ गया। अब प्लस यहां पे देखो जब हम लोग अर्धवृत्त का निर्माण कर रहे थे तो ये भी तो 2 भाग आया। इसका मतलब यहां से यहां तक एक रेडियस और यहां से यहां तक एक रेडियस। इसका मतलब πr अब प्लस क्या हो गया, 2r। πr प्लस 2r, और πr प्लस 2r किस ऑप्शन में है, ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर πr प्लस 2r ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, यहां पे ऑप्शन नंबर सी लिख लो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे पूछा जा रहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो जब हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² θ/360। याद कर लो, ये क्वेश्चन आने की भी संभावना है। इसको आप लिख लो, कोण, अगर सीधे डायरेक्ट लिखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। πr² θ/360 ये किस ऑप्शन में है, ये आपको दिया गया πr² θ/360। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसका मतलब 83 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। अब वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, πr² होता है। πr² किस ऑप्शन में है, तो πr² आपको दिया गया ऑप्शन नंबर बी में।
इसका मतलब 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन समझो पहले, कार्य कि r त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होता है। तब जब गोले का आयतन, आपको फॉर्मूला अभी तक याद हो गया, गोले का आयतन, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किस ऑप्शन में है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। आपसे पूछा जा रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो डायरेक्ट लिख दो कि 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87।